नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एक व्यक्ति ने ईंट मारकर तोड़ी अंबेडकर की मूर्ति, ग्रामीण पहुंचे थाने। कहां दिव्यांग जनों को वितरित की गई मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। साथ ही जानेंगे कि कहां कैदी के लिए सैंडल में नशे की गोलियां छिपाकर वकील पहुंचा जेल। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बरदा थाना क्षेत्र के ग्राम तुंगी रसूलपुर का मामला है, जहां पर सचिन विश्वकर्मा नाम के एक व्यक्ति ने ग्राम सभा के बीच में स्थापित अंबेडकर की मूर्ति को ईंटें मारकर तोड़कर फरार हो गया, जिसको लेकर ग्रामीण और भीम आर्मी के कार्यकर्ता थाने पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष बरदा को नामजद तहरीर दी है और कार्यवाही की मांग की है। थाना अध्यक्ष बरदा संजय सिंह मामले को देखते हुए तुरंत मूर्ति स्थापित करने का आदेश देने लगे और लोगों को कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। अंबेडकर मूर्ति नहीं लगेगी तो आंदोलन कितने दिन चलेगा? यह आंदोलन जब तक मूर्ति नहीं लगेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लाठी और डंडा और मुकदमे में डरते तो आने वाली पीढ़ियां। प्रशासन से मांग क्या है? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि दोषी के ऊपर ST एक्ट मुकदमा और देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में भेजने का काम करें। जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़, जो आप लोग ज्ञापन सौंपते हैं थाना पे, क्या मामला है? मामला है कि तुंगी रसूलपुर, पोस्ट दुबरा, थाना बरदा, तहसील मार्टिनगंज के अंतर्गत हमारे भारत संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा कुछ मनुवादियों द्वारा विखंडित कर दी गई है। मामला यही है। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी मांग है कि जो दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी प्रतिमा फिर से बैठाई जाए। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता अबू शाद अहमद की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जो रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खटौरी पंचायत की मुखिया स्मिता चौरसिया ने अपने बेटे की शादी की एक अनोखी पहल की। मुखिया के निमंत्रण कार्ड के साथ आंवले का एक पौधा वितरण किया। मुखिया स्मिता चौरसिया ने 2000 आंवले के पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे लाभान्वित होकर लोग पर्यावरण के शुद्धिकरण के साथ सहयोग दे सके। मुखिया ने बताया कि बीते दिनों हम कोरोना महामारी के दौरान कितने ज्यादा सहम चुके थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत में सफाई कर्मियों के साथ घर घर जाकर लोगों के बीच इस पौधे का वितरण किया, साथ ही शादी में आने के लिए निमंत्रण भी दिया। कोरोना काल के दौरान जिस तरह से हम ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं, इस चीज़ को मैं देख के सोची कि क्यों ना मतलब पौधों को लगाया जाए। तो ऐसे हम पौधा तो लगा नहीं पाते हैं, लेकिन बेटी के शादी में मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना ये घर घर तक मैसेज पहुंचाया जाए कि हरियाली को बढ़ावा दिया जाए और प्रकृति संसाधनों का सदुपयोग किया जाए। शादी के कार्ड में जिस तरह से हम कागज़ का उपयोग करते हैं, वो उपयोग नहीं दुरुपयोग होने लगता है। इस चीज़ से मुझे बहुत बुरा लगा और उसी पल ये मेरे दिमाग में आइडिया है कि वो ना बेटी की शादी में हर घर में पौधा ही दूंगी और पौधा देकर निमंत्रण करूँगी। कितना वृक्ष वितरण कर रही है आप? 2000 आंवला का पौधा। बेतिया से कैमरामैन कृष्णकांत तिवारी के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में आज पिछड़ा दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने 160 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिव्यांगजनों को वितरित किए। उन्होंने दिव्यांगजन में भरपोषण राशि 1500 करने का वादा किया। इस अवसर पर जनपद के सभी उच्च अधिकारी और बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जी, आज बिजनौर के नेहरू स्टेडियम में आपका आना हुआ है, जहां पर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण हो रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी मैडम। उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से लगातार दिव्यांगजनों के सफ़र को सुगम बनाने के लिए मोटराइज साइकिलों का वितरण की प्रक्रिया चली हुई है। उसी क्रम में आज बिजनौर के अंदर लगभग 140 दिव्यांगजनों को मोटराइज साइकिल वितरित की गई हैं, ताकि दिव्यांगजन अपनी यात्रा को, अपने कामों को सुगमता से कर सकें। इसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारे विभाग के माध्यम से संचालित हैं। चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो चाहते हैं कि देश के प्रत्येक दिव्यांग के जीवन में उजियारा हो, प्रत्येक दिव्यांगजन सशक्त हो। इस नाते प्रदेश के अंदर दिव्यांगजनों के भरण पोषण की राशि जो 1000 रुपये हमारी सरकार के द्वारा ही की गई थी, उसको 1500 रुपये करने की योजना भी हमारे भविष्य में होने वाली है।
दिव्यांगजनों के बौद्धिक विकास के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए हमारे विभाग के माध्यम से लखनऊ के अंदर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय संचालित है, जिसमें दिव्यांगजन हायर एजुकेशन पाके हायर सर्विसेज में जाने के लिए सफलता अर्जित कर रहे हैं। इंडोर स्टेडियम के माध्यम से हम प्रदेश भर के दिव्यांगजनों को खेल के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रदेश के दिव्यांगजनों के जीवन को उन्नत करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक दिव्यांगजनों को अपेक्षित आवश्यकता के अनुसार उनकी पूर्ति कर सकें, ताकि हमारा दिव्यांग भाई बहन भी सामान्य जनों की भांति अपने आप को समाज में रखते हुए अपने जीवन का निर्वहन कर सकें। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। मेरठ की जेल में बिलाई के वक्त नशे का खेल उजागर हुआ। मेरठ चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में शराब माफिया साजन उर्फ लुक्का बंद है। लुक्का से मिलने वकील अनुज गुप्ता गुरुवार को जिला जेल पहुंचे। दरअसल वकील मिलने के बहाने कैदी को नशा सप्लाई करने आया था। मिलते वक्त वकील ने कैदी से चप्पल बदली और सैंडल में 1 या 2 नहीं बल्कि 2400 गोलियां छुपाई थी, जिन्हें वो चोरी छुपे अंदर लेकर आया था। वकील जब कैदी से चप्पल बदलने लगा तो पुलिसकर्मियों को उसकी हरकत पर शक हुआ। पुलिसकर्मियों ने वकील और कैदी दोनों की जांच की तो चप्पल में एल्प्रेस की 2 नहीं बल्कि 4 नहीं बल्कि 2400 गोलियां मिली। अनुज गुप्ता जेल में नशे की गोलियों की तस्करी कर रहा था। इस आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वकील साहब, क्या लेके आए ये? मेरे पास कुछ बरामद नहीं है। क्या बरामद नहीं हुआ आपके पास? तो ये क्या है आपके हाथ में? ये तो जो है क्या लगाया गया है? पता नहीं, इसमें गोलियां थी। कितनी गोलियां है? पता नहीं, इन्होंने ये कल दिनांक 17 नवंबर को अनुज गुप्ता नाम का एक व्यक्ति जेल में किसी कैदी से मुलाकात करने के लिए गया था। चेकिंग के दौरान इनके पैर के सैंडल के सोल में लगभग 2400 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। इस संबंध में थाना मेडिकल पर एनडीपीएस एक्ट की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मेडिकल पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। मेरठ से संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर पहुंचे आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। वाजिदपुर गांव में घटना मामले में अकबरपुर जिला कारागार में बंद महिलाओं से मिले। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला कारागार के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जेल में बंद कैदियों से मिलने पहुंचे थे आजाद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को जिला कारागार के बाहर जेलर ने रोक लिया। घंटों तक जेलर और आजाद में बहस हुई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिला प्रशासन हमें जेल में बंद लोगों से मिलने नहीं दे रहा है। अगर जिला प्रशासन हमें मिलने देता तो हम उसकी तकलीफ को समझ पाते और उनकी मदद कर पाते। अम्बेडकर नगर इसलिए आया क्योंकि जो अन्याय हुआ आप सब लोगों ने देखा, पूरे देश में इसकी निंदा हुई। जिस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट हुई, अभी मैं उन परिवारों से मिलूंगा, उस जगह का भी मुआयना करूंगा और फिर यहाँ के सीनियर अधिकारियों से बात करूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ये सब चीज़ें की, माफियाओं के दबाव में, उन पर क्या कार्रवाई हुई। इस अन्याय के खिलाफ चुप्पी का मतलब ये है कि हम गुलामी दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं, हम आज़ाद हैं, हम गुलामी और दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे और अन्याय करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन से मांग करेंगे, पुलिस से मांग करेंगे। वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन भविष्य में किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, उस अपमान को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और उन परिवारों की जो भी मदद हमसे हो सकती है वो हम करेंगे। हमारी लीगल की टीम लगी हुई है, लेकिन जबरन आम गृहिणियों को, आम महिलाओं को अपराधी बना दिएगा 4 मुकदमे लगा के। इस षड्यंत्र को भी हमें पूरे भारत के आगे बेनकाब करना होगा। पूरी जानकारी के बाद आज मैं अपने ट्विटर हैंडल से आप लोगों के जरिए पूरे देश को बताऊंगा कि किस तरह का अन्याय का सामना है कमजोर वर्ग के लोग और स्पेशली महिला जिनको देवी कह के पूजा जाता है, उनको किस तरह पीटा गया है अम्बेडकर नगर में। उनके हाथ तोड़ दिए गए, उनके कपड़े फाड़े गए। इस अन्याय का जवाब यहाँ की सरकार और प्रशासन को देना पड़ेगा। जबरन उन महिलाओं पे 4 मुकदमे लगाए गए, क्योंकि एक मुकदमा अगर लगा होता तो वो बाहर आ जाती, उनको फ्रैक्चर है। पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और अगर कोई भी अपराध करता, चाहे पुलिस हो या आम आदमी, सबके लिए कानून है। उन सभी पुलिसकर्मियों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। मैं उनकी पीड़ा सुनता और आके आप लोगों को बताता और पूरे देश और दुनिया के सामने रखता किस तरह का अन्याय जो है अम्बेडकर नगर में हुआ। उसको छिपाने के लिए शासन प्रशासन ने मिलके नियम अनुसार जो कार्य मेरी मुलाकात का था उसको उसमें बाधा उत्पन्न की और मुझे रोक दिया और उनके पास जवाब भी नहीं है।
मैंने उनसे जवाब मांगा कि आप जवाब दे दो, तो वो जवाब देते नहीं बन रहा है। तो इससे पता लगता है कि अपनी पावर का दुरुपयोग करके ये सरकार जो है कमज़ोर लोगों के हितों को और उनके अधिकारों का हनन कर रही है, और इसी के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ती है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां भैरवगंज पंचायत लक्ष्मीपुर उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय में मुखिया के द्वारा 500 फीट रोड बनवाने का काम किया गया। जब भी बरसात आती है तो बच्चों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहीं मुखिया पति मुन्ना दास ने बताया कि पूर्व में रोड की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी शिकायतें उन्हें मिली थी, जिसके बाद ये काम किया। बता दें कि भैरवगंज पंचायत में मुखिया मुन्ना दास विकास धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं, जो कि पूर्व में कोई भी नहीं कर सका। आज़ादी के बाद भैरवगंज पंचायत में विकास धरातल पर दिखाई दे रहा है। भैरवगंज पंचायत बंजर भूमि बना हुआ था। आज वही मुखिया ने बताया कि आज़ादी के बाद भैरवगंज पंचायत में विकास धरातल पर दिखाई दे रहा है। पूर्व में जो स्कूल जो है उसमें बहुत पहले कीचड़ था, उसके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, वो हमारे ग्राम पंचायत राज भैरवगंज में पड़ता है और वहाँ बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। यहाँ तक कि गांव के पब्लिक को भी आने जाने में परेशानी हो रही थी। हमने देखा, उसके बाद हमने 500 फीट रोड वहाँ बेहतर तरीके से ढलैया करवाया, जो वहाँ के आज लोग खुशहाल और सुरक्षित हैं। उदय शाह जी, यहाँ जो रोड बना है किनके द्वारा बनाया गया है? ये मुखिया जी जो है मुन्ना दास जी है, उन्हीं के द्वारा बना है। तो पहले क्या थी यहाँ पे? पहले तो बहुत खराब रास्ता था, बच्चा सबको आने जाने में बहुत दिक्कत थे, ग्रामीण लोग भी बहुत कष्ट में आते थे कीचड़ हेल करके। ये रोड बन गया तो समझिए कि बहुत बड़ा बढ़िया काम हुआ है। मैं उनका भूमिका यहाँ अच्छा रहा। हाँ, उनका भूमिका जो है मुखिया जी का बहुत सराहनीय है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। 0 माइल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कैदी को इलाज के लिए मायागंज लाया गया था। इस दौरान कैदी के हाथ में हथकड़ी को बेल्ट से बांधकर खुद गहरी नींद सो गया। अगर कैदी हथकड़ी खोलकर भाग जाए तो इसका जिम्मेदार भला कौन होगा? 0 माइल थाना क्षेत्र के मिराचक में 2019 में गोलीबारी हुई थी, जिसमें मिराचक के रहने वाले पवन शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। हाजत में उसे कीड़े ने काट लिया था, तो वहीं कैदी पवन को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही देखने को मिली, ऐसे में अगर कैदी फरार हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर पुलिस पर ही आती। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इस तरीके की लापरवाही बरतने वालों को हिदायत जरूर दी जाएगी। 2019 का केस था। कहाँ पे? मिराचक का घटना था। क्या हुई थी? वहाँ पे एक लड़का था, उसको गोली लगा था, तो उसमें बोला हमारा गवाही में नाम है। ठीक, बहुत दिन पहले तो बोला ठीक है गवाही में नाम है तो हम गवाही देंगे, मगर उसमें एफआईआर में मेरा नाम था। तो अरेस्ट किया गया आपको? हमको अरेस्ट किया। आज यहाँ क्या अस्पताल में क्यों है? अस्पताल में हमको कोई काट लिया, कोई कीड़ा उड़ा हाजतपुर। हाँ, हाजत में, हाजत पूरा कचरा था, उसमें एट्रिक बेट्रिक पूरा था। अभी अस्पताल आए हैं? हाँ। ठीक है, किनके साथ था अभी? सर सब था, सिपाही सर सब था। क्या नाम है? पवन सर। इलाज हुआ? इलाज हुआ? इलाज कुछ ना हुआ सर, हमारा जांच लेकर जो गया है बस वही है। और ये कब गिरफ्तारी? गिरफ्तारी हुआ है 1-1:30 बजे। सर, मायागंज अस्पताल में कैदी के साथ पुलिस प्रशासन सोई रहती है, इस पर क्या है? एक वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें एक कैदी के साथ अस्पताल के ही एक बेड पे 2 सिपाही बेड पे लेटे हुए दिखे गए हैं। ऐसे में जांच करवाई जा रही है। एएसपी सिटी को जांच के लिए भेजा गया है और लगातार सभी पुलिसकर्मियों को यह निर्देश दिया जाता रहा है कि यूनिफॉर्म का एक कोड है, पुलिस की वर्दी में एक एक्सपेक्टेड जो कंडक्ट होना चाहिए उससे डाइवर्ट ना करें और जहां तक हो पाए वो ड्यूटी अच्छे से करें। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां जनपद में आज कौमी एकता सप्ताह पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के दृष्टिगत शपथ दिलाई। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले में चेकिंग के दौरान परेड ग्राउंड के पास पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस टीम के रोकने पर बदमाशों ने भी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। एक बदमाश को पुलिस टीम ने दौड़ाकर गिरफ्तार किया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। घायल बदमाशों की पहचान राज और रजत के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की पहचान विकास के रूप में हुई है, जो कैंट का रहने वाला है। दोनों घायल बदमाश प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके के रहने वाले हैं। कीटगंज इलाके में कुछ दिनों पहले एक फायरिंग मामले में तीनों फरार चल रहे थे। 15 तारीख को थाना कीटगंज अंतर्गत एक घटना कारित की गई थी, जिसमें 3 बदमाशों ने एक जगह गोली चलाकर एक व्यक्ति को घायल किया था। उसी के संबंध में आज मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि वो बदमाश यहाँ परेड ग्राउंड के पास मौजूद है, जिस पर थाना कीटगंज और अत्तर सुइया की जॉइंट की टीम यहाँ पर पहुँची और उनको देखकर 3 बदमाश जो बाइक पर यहाँ पर जा रहे थे हड़बड़ा गए और बाइक वहीं पर गिराकर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश मौके पर ही घायल हुए, उनके पैर में गोली लगी तथा तीसरे बदमाश ने भी फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गोली चली नहीं और मिसफायर हुआ। दोनों जो बदमाश हैं उनकी जिनको गोली लगी है उनकी पहचान रजत व राज के रूप में हुई है, वो जॉर्ज टाउन के रहने वाले हैं तथा तीसरा बदमाश विकास के रूप में पहचान में आया है, वह कैंट थाने का रहने वाला है। जो घायल है उनको हॉस्पिटल भेजा गया है इलाज के लिए। बाकी मौके पर फोरेंसिक टीम आ गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में जन सुनवाई यानी IGRS भी एक माध्यम है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में IGRS के तहत दर्ज शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। इसी क्रम में अक्टूबर माह में जिला झांसी के गरौठा सर्किल अंतर्गत आने वाले अरुण कुमार तिवारी थाना गुरसराय एवं राजपाल सिंह थाना ककरवई को जनसुनवाई के तहत आने वाली समस्याओं के सफलतापूर्वक समाधान के लिए उत्तर प्रदेश रैंक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। DIC झांसी जोगेंद्र कुमार द्वारा अरुण कुमार तिवारी एवं राजपाल सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। वहीं प्रज्ञा पाठक पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरठा द्वारा बताया गया कि गौरठा सर्किल से गुरसराय एवं ककरवई थाना अध्यक्ष द्वारा IGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को सफलतापूर्वक एवं समय रहते निस्तारण कर उत्तर प्रदेश रैंक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आगे भी लोगों की समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक एवं समय रहते करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। स्थानों को जन सुनवाई में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शासन द्वारा जारी IGRS रैंकिंग में गरौठा सर्कल के गुरसराय थाना और ककरवई थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। IGRS में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का समय रहते निस्तारण करना व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना ये हमारी प्राथमिकता रही है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे अन्य थाने भी इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करें व जन शिकायत में प्राप्त जितनी भी शिकायतें हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण करें। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के 2 श्रमिकों की मृत मिजोरम राज्य के हंथियाल के मौथरगढ़ में पत्थर खदान में खदान धंसने से हो गई। उक्त घटना में कई लोग मारे गए, जिसमें 2 श्रमिक झारखंड के चतरा जिले से थे। मामला संज्ञान में आते ही राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने त्वरित कार्यवाही करते हुए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को श्रमिकों के शव को लाने और परिजनों को समुचित सरकारी लाभ दिलाने हेतु निर्देशित किया। मंत्री भोक्ता के पहल पर कल दोनों श्रमिकों के शव को कलकत्ता एयरपोर्ट पर लाया गया। वहां से आज एम्बुलेंस के द्वारा उनके पैतृक घर शव को पहुंचाया गया। शव को परिजनों के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बैंक में पैसे निकालने आए ग्राहक से पैसा छीनकर भाग रहे बदमाशों को शोर मचाने पर बाजार वासियों ने पकड़ लिया। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित ग्राहक ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी। पट्टी तहसील क्षेत्र के पूरे बाबू गांव के दिव्यांश पांडे पुत्र राकेश पांडे शुक्रवार की दोपहर लगभग 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक शाखा पट्टी से 5,000 रुपए निकालकर बैंक से निकले।
जो कि पहले से रेकी कर रहे 3 बदमाश दिव्यांश का पैसा छीनकर भागने लगे। इस पर उसने शोर मचाया तो कई बाजारवासी दौड़कर बदमाशों को पकड़ लिए और उसे पुलिस के हवाले कर दिए। पकड़े हुए बदमाश पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम राजकुमार मिश्रा पुत्र भैरवनाथ मिश्रा बताया और थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ शोएब पुत्र मोहम्मद अख्तर बलीपुर भगवा चुंगी कोतवाली नगर प्रतापगढ़ तथा जयप्रकाश यादव पुत्र रामसुख यादव कोखा शुकुलपुर थाना शांगीपुर बताया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश रीवा जिला नईगढ़ी से बड़ी खबर है। आशा उषा सहयोगिनी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश में अपनी मानदेय और अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा किया। जोरदार धरना प्रदर्शन आशा कार्यकर्ताओं के चलते 2023 के चुनाव में लग सकता है बीजेपी को बड़ा झटका। आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 10,000 रुपये हमारा पेमेंट करें, 150 रुपये में हमारा घर नहीं चलता। और कोरोना के टाइम पर जो आशा कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है उसकी भी एक मिसाल है। उन्होंने अपनी परिवार की चिंता ना करके जनता के बीच में जाकर अपनी सेवा दी है, उसका भी मानदेय उन्हें अभी तक नहीं मिला है। आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसमें भी सरकार कटौती करती है, उसका काम बंद करें। नईगढ़ी ब्लॉक में 2 माह से पर्यवेक्षकों को वेतन 1500 रुपये काटा जा रहा है, जिन्हें तत्काल बंद किया जाए। अगर आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी का पूर्ण वेतनमान नहीं करेंगे तो इस बार वो वोट का बहिष्कार करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। देख रहे हैं, मैं रीवा नईगढ़ी हट में पहुंच चुका हूं, जहां पर आशा कार्यकर्ता उषा कार्यकर्ता सहयोगिनी है। मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान, जिनको अपनी बहन मानता है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसे काम करो, और इनको बहनें मानते हैं कि मैं इनका बहन हूं, और किस तरीके से उनकी बहनें सरकार के खिलाफ आमरण अनशन करके बैठी हैं। इनकी क्या मांग है, मैं इनसे खुद जानना चाहूँगा। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम निर्मला सिंह है। निर्मला सिंह, किस मांग को लेकर आप बैठी हैं? हमारी मांगे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से। लगातार हम लोग 15 वर्षों से हड़ताल कर रहे हैं, और ये 44 और 45वें श्रम सम्मेलन में दिल्ली में हुआ था अधिवेशन, उसमें ये माना गया था कि श्रमिक कुशल मजदूर की जो है तो मजदूरी कुशल श्रेणी के 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन होता है। ये आपकी पहली मांग है? इसके पहले भी आप मांग कर चुकी प्रशासन से? ये हम 15 वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं। 15 वर्ष लगातार करी, लेकिन सरकार बीजेपी की है जी। जैसे अभी आप लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करें, फिर आप वोट क्यों देती है? क्यों सरकार आपकी बनती है बीजेपी की? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ धोखाधड़ी चलती है, बाकी हम लोगों को वोट देने से सरकारें नहीं बनती हैं। इस बार क्या करेंगी आप, क्योंकि चुनाव आने वाला है और आप अनशन कर रहे हो कि हमें ये चाहिए, और सरकार अगर आपकी मांगे नहीं पूरी करे, 15 साल से मांगी क्या पूरी हुई आपकी? नहीं मांगे। और अगर मांगी इस बार भी नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगी आप? हम वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे आप? ये हमारी मांगे जो है, अभी पिछले उसमें हमारे जून 21 में जी 37 दिन की लगातार हड़ताल चली थी। उस हड़ताल में मिशन संचालक और अबे हमारे साथ जो मऊगंज से आई है, क्या नाम मैडम आपका? जी, मेरा नाम नाजरीन बेगम है। नाजरीन बेगम जी, जी ये बताइए, जिस तरीके से आप मांग को लेके बैठी हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, राज्य सरकार हमारी शोषण कर रही है, हमें लॉलीपॉप देती है, जब चुनाव आता कहती मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता कि 15 साल से आप झेल रही हैं। अगर इसी तरीके से आज भी नहीं होगा तो क्या करेंगी आप? अगला मुद्दा क्या होगा आपका? हम सारी आशा और आशा पर्यवेक्षक बहनें मिल करके सभी ब्लॉक, हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 9 ब्लॉक आते हैं, हम लोग हर जगह हड़ताल कर रहे हैं। अब काफ़ी जोर तोड़ से कर रहे हैं, और इस कोशिश में जुट जाएंगे कि अगर हमारी समस्या शासन को दिखाई नहीं देती है तो हम लोग शासन की समस्या बन जाएंगे। क्या एजेंडा आपका, क्या चाहती शासन से आप? शासन से हम ये चाहते हैं कि इससे पहले जो अभी महामारी आई, अभी तक तो जो आती थी तो ठीक है, कोविड महामारी आई थी, ठीक है, तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को जो बचाने के लिए शासन का जो एजेंडा था, उसको हमारी बहनें दिन रात जी जान लगा करके और उसमें कमी लाई, उनने करके दिखाया। पर शासन जो है तो लॉलीपॉप देती रही, थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ी में करके इनको बेवकूफ़ बनाती रही, और हम लोग इसी आशा में कि शासन कुछ हम लोगों के लिए करेगी, इस आशा में पता नहीं कितनी हमारी आशाएं अपनी सांस तोड़ दी, पता नहीं कितनी हमारी आशाएं दुनिया से चली गई।
इसके बाद जो भी आशा हमारे इस दुनिया से शिवराज चली जो गई है, भाई सांस तोड़ दी, उनके लिए सरकार ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया उसके लिए, ना उनके घर के लिए, उनके बच्चों को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया गया। और जो शिवराज सर जो हम लोगों के भाई बनते हैं, हमारे बच्चों के मामा बनते हैं, वो ऐसा मामा होता है क्या कि कंस मामा बन के दिखाएं? तो इसके बाद भी जो ये कोविड महामारी आई तो अपना सगा भाई, अपनी सगी औलादे माँ बाप को छूने को तैयार नहीं है। आशा पर्यवेक्षक बहनें घर घर घुस करके लोगों को दिखाई और उनकी सुरक्षा करी, उनको सही जगह पे पहुंचाई, अपनी जान की बाजी भी लगा दी। हमारी कई आशाएं, कई पर्यवेक्षक दुनिया छोड़ के देख रहे हैं कि शिवराज सरकार जिनको बहन मानता है वो बहनें आज किस तरीके से अपनी पीड़ा, अपना दर्द दिखा रही हैं। और मैं आज और आशा कार्यकर्ताओं से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। दुर्गेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से शिवराज सरकार आपको बहन मानता है, बच्चों को भांजे मानती है, उन भाई के लिए आज आप बिल्कुल धरना प्रदर्शन कर रही है कि हमारी मांगे नहीं दी जा रही है, क्या करेंगी आप? क्या एजेंडा आपका है? हम लोगों का एजेंडा है कि हम अब बहिष्कार करेंगे, सरकार का बहिष्कार करेंगे। हम बिल्कुल वोट न देंगे और न सरकार बनाएंगे। बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम लोगों की मांगे पूरी करें, उसके बाद हम जो करेंगे तो करेंगे। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके लिए प्रशासन करती है, अगर वो कोई कुछ हुआ तो कंपनी मिल जाती है। आप लोग कह रही कि हमने कोविड इस तरीके से काम किया कि अपने परिवार से दूरी बना के काम किया, अगर हमारे परिवार कुछ होता तो क्या होता? यहाँ कुछ नहीं होता है सर। लेकिन सरकार आपकी बातें हर बार अनदेखी क्यों करती है? अब ये उनके दिमाग में क्या है और क्या नहीं है ये हम लोग नहीं बता सकते। अगर मान लीजिए कि चुनाव आ रहा है 2023 में, अगर सरकार ने लॉलीपॉप देने की तैयारी की तो आप उस लॉलीपॉप से मान जाएंगी? अब नहीं मानेंगे हम लोग, किसी हालत में नहीं मानेंगे? किसी हालत में नहीं मानेंगे और सरकार का बहिष्कार करते रहेंगे। क्या नाम मैडम आपका? विभा पांडे। विभा जी, बताइए अब आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि हमारे जीवने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम भी अगर दूसरे के बच्चे की सेवा कर रहे हैं, गर्भवती माता की सेवा कर रहे हैं, धात्री माता की सेवा कर रहे हैं, फील्ड में जाकर हर एक व्यक्ति को अगर बीमारी है, वो सर्दी जुकाम है, मलेरिया से पीड़ित है, पीलिया से पीड़ित है, कोई भी ऐसी बीमारी हो तो हमको भागीदारी बनाया जाता है। अगर उसको हम समय से आयरन का बाटल न चढ़ाए तो कलेक्टर मीटिंग ले लेता है कि तुम अपना खून निकलवा के गर्भवती को चढ़वाओ। क्यों? कलेक्टर नहीं निकलवा के चढ़वा सकते सर? कम से कम उनकी भी तो एक जवाबदारी होनी चाहिए। हर एक आशा अगर अपने क्षेत्र में 1000 आबादी को संभाल रही है तो एक कलेक्टर का भी ये जिम्मेदारी होती है कि एक आशा का वो भरण पोषण कर सकता है अपने परिवार को, अपने आदमी को, अपने बच्चों। क्योंकि मैं भी एक गर्भवती माता बनी हूँ, मैं भी एक बच्चे को जन्म दी हूँ, मैं भी एक फैमिली से जुड़ी हुई, तो हमको भी ये अधिकार चाहिए कि हम अपने बच्चों को उस लायक बना सके कि जो मैं कर रही हूँ तो कल हमारा बच्चा भी। देख रहे शिवराज सरकार की ये बहन है, इस समय बिल्कुल दुर्गा काली बन के तैयार हो गई है कि अगर इस बार सरकार इनकी मांगे नहीं पूरी की तो भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। हमको शिवराज सिंह का तनख्वाह नहीं चाहिए, हमको बीएमओ सीएमओ का तनख्वाह नहीं चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के संभावी विधानसभा प्रत्याशी हिरण मिश्रा जी हैं। हिरण जी, बताइए कि जिस तरीके से शिवराज सरकार आशा कार्यकर्ताओं के साथ जिनको बहन मानती है, इनका विकराल रूप देखने को मिल रहा है, अगर इनकी नहीं मांगी पूरी तो क्या, अगर आपकी सरकार बनती तो क्या करेंगे आप? देखिए, आशा उषा कार्यकर्ताओं जिस तरह से 15 वर्षों से आंदोलन कर रही हैं, वर्तमान की जो सरकार है इनकी बात को टाल मटोल कर रही है। अगर हमारी सरकार 2023 में कांग्रेस की बनती है तो मैं आप इनको आशा उषा कार्यकर्ताओं को आश्वासन देता हूं कि चाहे जो भी हमारे मुख्यमंत्री हों, जो भी स्वास्थ्य मंत्री हों, हम इनकी मांग को पूरा करा करके इनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बराबर का मानदेय दिलवाने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न करूंगा और इनकी मांग पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनसे अपेक्षा करता हूं कि 2023 में जिस तरह से आपके साथ छलावा हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, ये सरकार कर रही है, इसको आप बदल दीजिए, इसको बदलिए और कांग्रेस की सरकार को वोट करिए। सरकार अगर आती है तो आपकी ये मांगे पूरी होगी, इतना मैं आपको आश्वासित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। रीवा से सी न्यूज संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।